नमस्कार, दिनेश सती जी हमारे सामने हैं जो कि यहाँ के नगर अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। दिनेश सती जी, क्या कहना है इस इलेक्शन में आपको? इस इलेक्शन में केवल एक ही संदेश है जनता की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के लिए कि पिछले 15 वर्षों में जिस प्रकार के विकास कार्य और जिस प्रकार की छवि हमारे विधायक श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने जनता के बीच प्रस्तुत की है, इस बार तो हम विजय तो हमारी सुनिश्चित है ही है, लेकिन जीत का अंतर कितना बढ़ सके हम इतिहास रचेंगे इस विधानसभा क्षेत्र में इस बार। लेकिन आप पर लालचन तो बहुत है, भ्रष्टाचार का लालचन है, बेरोजगारी का है, और देश में किस तरीके से आपके ऊपर लालचन लग रहे हैं, वो क्या बोलना चाहेंगे आप? उत्तराखंड बोल रही है। निश्चित रूप से बिल्कुल भी जो लोग लांछन लगाने वाले हैं उन्होंने पिछले 70 वर्षों में इस देश को लूटने के अलावा और कुछ भी नहीं किया। उत्तराखंड में उन दलों की सरकार भी रही, लेकिन मैं समझता हूं कि जब तक वो यहाँ पर सत्ता में रहे भ्रष्टाचार के अलावा उन्होंने इस प्रदेश को कुछ भी नहीं दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस राज्य का निर्माण किया, इस राज्य को दिया, और राज्य देने के साथ साथ विशेष राज्य का पैकेज भी इस राज्य को दिया। इस प्रदेश के अंदर पूरा इंडस्ट्रियल एरिया, चाहे आप हरिद्वार सिडकुल में जाकर के देख लीजिए, रुद्रपुर में जाकर के देख लीजिए, अनेकों फैक्ट्रियों का निर्माण भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ। और ऋषिकेश के अंदर आप चाहिए, हम तो कहते हैं कि पूरे देश का केंद्र इस समय ऋषिकेश बना हुआ है। आप हमारे बगल में जो नया रेलवे स्टेशन जहां यहाँ से होकर के और कर्णप्रयाग तक के लिए रेल की जो योजना चल रही है, क्या आधुनिकीकरण तरीके से वो रेल यहाँ पर स्टेशन, रेलवे स्टेशन बना हुआ। पूरी देश के लोग, मैं समझता हूँ कि उसको देखने के लिए भी यहाँ आते हैं, पर्यटक के रूप में भी, तीर्थाटन के रूप में भी। इस प्रदेश का चौमुखी विकास केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया। नहीं, ये कहते हैं लोग यहाँ पर कि यहाँ पर 5 साल में 3 मुख्यमंत्री चेंज हो गए, क्या कारण है? नहीं, मुख्यमंत्री चेंज होने का जनता पर मैं समझता हूं कि कोई प्रभाव पड़ा नहीं। हमारे यहाँ उठापटक नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी के तीनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। समय समय पर पार्टी का हाईकमान कार्यकर्ताओं के दायित्वों में परिवर्तन करती है, और क्योंकि हमारे यहाँ व्यक्ति नहीं, संगठन सर्वोपरि है, और संगठन जब जब जिस कार्यकर्ता को जो आदेश करता है तब तक वो उस कार्य पर लग जाता है। इस बार कितनी सीटें आने की उम्मीद है आपको? निश्चित रूप से 60 पार, 60 पार। 60 पार। तो इस बार हमारे देश की आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? मुख्यमंत्री का चेहरा निसंदेह रूप से पुष्कर सिंह धामी है। आपने देखा होगा पिछले 3 महीनों में किस प्रकार से उन्होंने पूरे प्रदेश की तस्वीर बदल दी, और 3 महीने में ही क्यों, पिछले 5 वर्षों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में बनी थी, 17 से लेकर के भले हमारे मुख्यमंत्री 3 मुख्यमंत्री आए, तीनों ने प्रदेश के लिए समर्पण रूप से काम किया। क्या ऋषिकेश, इस बार अगर आपकी सरकार बनती है तो ऋषिकेश के जो विधायक है, क्या उसे मंत्रालय में शामिल किया जाएगा? मुझे लगता है बिल्कुल किया जाना चाहिए। अभी माननीय विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने किस प्रकार से सदन का संचालन किया, ये सबको एक नया इतिहास रचने की बात उत्तराखंड की विधानसभा में उन्होंने किया है, और बहुत होनहार है, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, बहुत ऊर्जावान हैं। आचार संहिता लग चुकी है, आप लोग प्रचार कैसे कर रहे हैं? क्या तरीका है आपका प्रचार करने का? हम कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए, चुनाव आयोग ने जो भी गाइडलाइन का हमको एक संदेश दिया है, एक निर्देश दिया है, उसी का पालन करते हुए घर घर जा कर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग टोलियों में प्रचार कर रहे हैं। 5-5 लोगों की टीमें हैं। हमारा महिला मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, पार्टी संगठन हो, पार्टी के विभिन्न आयाम जो भी हैं, अनुसूचित मोर्चा हो, अपना अपना काम प्रत्येक कार्यकर्ता कर रहा है। तो इस बार जो है इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का जो खर्चा है, जो कि आपके चुनाव आयोग ने कहा है खर्चा की एक लिमिट बांधी है, इस बार क्या लगता है खर्चा कम होगा आपका? खर्चा तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी किसी भी समय नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी का सांगठनिक ढांचा इतना मजबूत है कि हम खर्चे के लिए काम नहीं, हमारा तो कार्यकर्ता समर्पित भाव से काम करता है, राष्ट्र के लिए काम करता है, समाज के लिए काम करता है। वो पैसा लेकर नहीं, एक सवाल उठा था, उत्तराखंड में ही एक सवाल उठा था कि यहाँ पर जो भी विधायक या सांसद बनते हैं वो बहुत पैसे वाले होते हैं और किसी को टिकट नहीं दी जाती। बिल्कुल भी बेबुनियाद है। निश्चित रूप से सभी लोग संपन्न लोग हैं, ऐसा नहीं है। उत्तराखंड राज्य अपने आप में संपन्न राज्य है। यहाँ बहुत अच्छे शिक्षावान लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, धनवान लोग हैं। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता होगा, वो कार्यकर्ता राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से तन मन और धन से काम करता है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, मैंने आम जनता से बात की थी। आम जनता ने ये कहा कि करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं भारतीय जनता पार्टी, लेकिन यहाँ पर जो है देखा गया है कि अभी तो कोई भी चुनाव का खर्चा दिख नहीं रहा है। फिर भी मैं पूछ रहा हूँ कि क्या खर्चे की कोई लिमिट
चुनाव आयोग ने रखी है? बेबुनियाद आरोप हैं। चुनाव आयोग ने खर्चे की जो लिमिट तय करी है, और चुनाव आयोग भी क्या, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में एक ऐसी चुनाव प्रणाली को तैयार कर रहे हैं कि जिसमें कि धन बल का प्रयोग बिल्कुल कम से कम किया जाए, और जो बड़े बड़े धन बल के आधार पर चुनाव को अपने पक्ष में मोड़ने का काम करते हैं, ऐसे लोगों से भी जनता को सावधान करने का काम किया है। अच्छी छवि वाले लोग, समर्पित भाव से काम करने वाले लोगों को टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, सदैव से करती हुई आई है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा बाहुबली या धन बल के आधार पर चुनाव में कोई परिणाम बदलने वाला व्यक्ति नहीं है। स्वतः ही जनता इस बार जनता को आप क्या देना चाहते हैं अगर जीत गए तो आपके हिसाब से? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किया है, काम हम ही ने किया है, हम ही कर रहे हैं, और जो काम छूट गए हैं उन कामों को भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि केवल भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। हमारी सरकार बनेगी तो उत्तराखंड में बहुत सारे पलायन का सबसे बड़ा एक जो हमारे यहाँ मुद्दा रहा है, और उसके लिए प्लान भी सरकार कर रही है कि किस तरह से पलायन रोका जाए। पहाड़ों में उसके लिए नीतियाँ बन रही हैं, और ऋषिकेश के अंदर भी कन्वेंसिंग सेंटर हम अभी IDPL के अंदर बनने जा रहा है। केंद्र सरकार ने उसके लिए मंजूरी दे दी है। केवल भूमि का स्थानांतरण की बात चल रही है। जिस दिन भूमि स्थानांतरण हो गया वहाँ पर बहुत बड़ा कन्वेंसिंग सेंटर बनेगा। आने वाले समय में वो पर्यटन का केंद्र भी बनेगा, तीर्थाटन का केंद्र भी बनेगा, और रोजगार का भी एक बहुत बड़ा अवसर वहाँ लोगों को मिलेगा। चारधाम की जो चारधाम कमेटी थी जो गवर्नमेंट के अंडर में थी, वो हटाने से जनता पर क्या इफेक्ट पड़ा और आप पर क्या इफेक्ट पड़ा? न तो जनता पर उसका इफेक्ट पड़ा, ना हम पर उसका इफेक्ट पड़ा। निश्चित रूप से वो एक पंडा समाज की कुछ भावनाओं को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, क्योंकि सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, अगर जनमत उस पक्ष में नहीं था तो सरकार ने सोचा कि जिस तरफ जनभावनाएं होंगी, जनभावना का सम्मान हमको करना पड़ेगा, और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने वहाँ के पंडा समाज की जनभावनाओं को समझा, वहाँ के लोगों की जनभावनाओं को समझा, और एक अच्छा निर्णय भी उनको वापस लेना पड़ा। एक ज्योतिर्मठ का नाम भी जोशीट मठ कर दिया गया, ये इस पर क्या आप फोकस करना चाहेंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से ज्योतिर्मठ भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा जिस प्रकार से 4 मठों की स्थापना की गई थी, और भारतीय जनता पार्टी में एक बात बताना चाहता हूँ, केवल रोड बनाना, फैक्ट्रियों को लगाना, इन चीज़ों के साथ साथ यहाँ का जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, यहाँ की जो आध्यात्मिक चेतना है, उस चेतना को जगाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की नहीं। ये एक मुद्दा और उठ रहा था कि जैसे कि ये देवभूमि है और शंकराचार्य जी ने ही इसको आगे बढ़ाया, लेकिन एयरपोर्ट का नाम शंकराचार्य एयरपोर्ट क्यों नहीं रखा जा रहा है? बहुत दिनों से ये डिमांड हो रही है, लेकिन आप लोग जो है इस पर ध्यान नहीं दे रहे। नहीं, एयरपोर्ट का नाम क्यों नहीं रखा जा रहा? शंकराचार्य नाम भी अगर आदि गुरु शंकराचार्य जी के नाम से क्यों नहीं रखा जा रहा? सरकार के समक्ष इस प्रकार की बात आएगी तो मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नहीं आई भी है, मुख्यमंत्री कई बार आई भी, और निश्चित रूप से इस तरफ विचार करेंगे। आने वाले समय में आप सरकारों को यहाँ पर काम करने दीजिए, सरकार आएगी तो उस पर भी विचार होगा। नहीं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है आपका, एयरपोर्ट का नाम आदि गुरु शंकराचार्य जी के नाम से रखने का। ये मुद्दा बहुत जोर शोर से उठा था, कांग्रेस के समय उठा था, उन्होंने नहीं किया। बीजेपी ने वादा किया था जो अभी तक नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? हमने हमारे जितने वादे थे हमने उन वादों को पूरा किया। कुछ वादे रह गए, कुछ काम रह गए। हम आ रहे हैं सत्ता में। निश्चित रूप से मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की आने वाली सरकार इस ओर भी अपना ध्यान आकृष्ट करेगी और जनभावनाओं का सम्मान किया। तो एयरपोर्ट का नाम आदि गुरु शंकराचार्य जी रखने की आपकी, अब इस बात को लेकर के मैं कैसे स्पष्ट कर सकता हूं? सरकार आएगी, उस पर विचार करेगी और जनभावनाओं के साथ। तो आप इस मुद्दे को अपने मेमेंटो में रखेंगे? मैंने कहा जनभावनाओं के साथ। जनभावना ने तो यही उम्मीद रखी है। लास्ट सवाल है, बड़े जो लीडर हैं, हमारी पार्टी का नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, वो जनभावनाओं को सम्मान करेगी। निश्चित रूप से अपना एजेंडा पूरे प्रदेश में, हमारी एक वीडियो वैन घूमी थी जिसमें हमने पूरे प्रदेश से कुछ जन मुद्दे थे, उन मुद्दों को उसमें एक पेपर के द्वारा लोगों ने व्यक्त की हैं। वो प्रदेश के अंदर खुला है, उसमें क्या क्या जनभावनाएं आई हैं, निश्चित रूप से पार्टी का नेतृत्व उस पर। चलो थैंक यू, धन्यवाद। आप कुछ बोलना चाहेंगे संक्षेप में? मैं दो छोटी सी बात बोलना चाहूँगा संक्षेप में। पिछले 2007 में, पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो राजनीति के नए आयाम किए, एक जो विकास के प्रति जो कमिटमेंट किया है, उससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। और दुनिया का जितना भी फॉरेन कोर्स है
वो हमारे क्षेत्र में विकास के लिए बहुत जल्दी आने वाला है। और ये कर्णप्रयाग वाली रेल लाइन योजना है, इससे विकास के भी नए आयाम खुलेंगे। अर्थशास्त्र में एक कहावत है कि जब गाड़ी का पहिया घूमता है तो अर्थव्यवस्था का पहिया भी घूमता है, उससे रोजगार भी बढ़ेंगे। और ऑल वेदर रोड है, जब हमारी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था अच्छी होगी तो मैं निश्चित विश्वास से कहता हूँ कि हमारे जो रोजगार के जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, इसको बहुत हद तक रोजगार की ओर आगे जाएगा ये प्रदेश। नमस्कार, थैंक यू। आपने बहुत सुंदर कहा। देखिए, गाड़ी का जब पहिया घूमता है तो अर्थव्यवस्था का भी चक्का घूमता है। इसी के साथ मैं हेमंत तोसावा, हेमंत टीवी चैनल से।